हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई मेन और एडवांस। बच्चों, आज जेई मेन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, उस टॉपिक का रिवीजन कराने के लिए मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये 10 क्वेश्चंस बच्चों पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से चूज किए गए हैं और इन क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को इनमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज का भी रिवीजन करवाऊंगा। एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों, ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में गोता लगा के आ जाएंगे। बच्चों, जेई मेन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है, लेकिन जो भी बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यूज हैं, लेकिन उन पीवाईक्यूज में भी वैरायटी मेंटेन की है, वैरायटी का ध्यान रखा गया है जिससे कि कोई कॉन्सेप्ट डबल रिपीट ना हो और जिन कॉन्सेप्ट के पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा सकें। सो बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चंस हैं, जेई मेन एडवांस दोनों की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा बेसिकली फ्लूइड का प्रेशर वेरिएशन विद द डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ा हो तो उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो प्रेशर का वेरिएशन विद द डेप्थ होता है। उसी पे बच्चों बेस्ड एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि जेई मेन का पीवाईक्यू है, ये बच्चों पहले आ चुका है, मतलब ना ये पीवाईक्यू है। तो जेई मेन के लिए और एडवांस, क्योंकि इसका लेवल बहुत अच्छा है तो ये एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जेई मेन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है, तो जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको डेफिनेटली एंड तक इस वीडियो को देखना है अगर आप चाहते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार इसको। देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, two liquid which do not mix and of density d1 and d2 are filled in the tube. Each liquid subtend 90-degree angle at the center. Radius joining their interface makes an angle alpha with vertical. The ratio d1 upon d2 is. So बच्चों, यहाँ पे दो ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। एक की डेंसिटी d2 दे रखी है, एक की डेंसिटी d1 दे रखी है। इन दोनों का जो सेंटर पे एंगल है ना, जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बच्चों, इस एंगल को अल्फा दे रखा है, मतलब ये दूसरा वाला ये वाला जो लिक्विड है ना बच्चों, इन दोनों के इंटरफेस और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है बच्चों, दैट इज गिवन एज अल्फा। तो आपको अल्फा के टर्म्स में इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो बताना है। जब बच्चों मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली उस इंफॉर्मेशन से ही आप सोचना सीखेंगे। ये वीडियोस बच्चों सुपर हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अपने इनको अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं बताने वाला हूं आपको ना। तो पहले तो आगे वाले पेज पे चलते बच्चों, इसका बड़ा सा डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। क्या आप लोगों को बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर का वेरिएशन विद डेप्थ? तो बच्चों जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो है प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड। ठीक है, विद डेप्थ। आई होप आप लोगों ने सबने ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, ओके। क्या होता है बच्चों इस कॉन्सेप्ट में, जब भी आप अगर एक कंटेनर है उसमें फ्लूइड रखा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड स्टैटिक्स में हम जो बात करते हैं वो फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर रेस्ट पे रहता है, मतलब कंटेनर के अंदर फ्लूइड का कोई अलग टाइप का मोशन नहीं हो रहा होता, अच्छा लगता नहीं है। कंटेनर जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा फ्लूइड भी उसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, कंटेनर जिस एक्सेलरेशन से चल रहा होगा फ्लूइड भी उस एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो बच्चों ये फ्लूइड स्टैटिक्स में हम ये सारी की सारी बातें करते हैं। यहाँ पे बच्चों ये कंटेनर की तरह काम कर रहा है। ट्यूब जो है इसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं D2 एंड D1 डेंसिटी के। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ, जो लिक्विड ज्यादा डेंसिटी का होता है ना बच्चों, वो नीचे रहना पसंद करता है, कम डेंसिटी वाला ऊपर रहना पसंद करता है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ D1 डेंसिटी वाला ज्यादा डेंसिटी का होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों, जब भी कंटेनर रेस्ट पे होता है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता है, तो प्रेशर का वेरिएशन सिर्फ डेप्थ के साथ आता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता। अगर आप फ्लूइड के अंदर वर्टिकली जितना नीचे जाओगे प्रेशर उसके हिसाब से बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर नहीं बढ़ता। तो बच्चों ये वाला पार्ट, इसमें कुछ एयर वगैरह फिल कर रखी होगी इस वाले पार्ट में,
इस वाले पार्ट में प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा ना, मान लो अगर मैंने पी नॉट माना तो यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है बच्चों, उसका डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा। फ्लूइड के अंदर जब आप चलोगे, लिक्विड के अंदर आप जब चलोगे तो प्रेशर में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर मेरे को पता लग गया। अब आप एक काम करिए, आपको बताना है कि D1 और D2 का रेशियो बताना है। ओके, अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अपनी तरफ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर यहां से एक परपेंडिकुलर अगर आप यहां पे डालते हो तो ये परपेंडिकुलर यहां पे आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर यहां से डालो बच्चों, ये वाला यहां पे आ जाएगा। हमें ये पता है कि ये एंगल अगर अल्फा के बराबर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा। ये जो पूरा एंगल है वो 90 के बराबर है, तो ये वाला एंगल अल्फा के बराबर होगा। अगर मैं इस रेडियस को आर बोल दूं तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये आर साइन अल्फा के बराबर होगा। और अगर ये 90 माइनस का अल्फा के बराबर है, ये 90 के बराबर है, तो ये वाला एंगल अल्फा के बराबर होगा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाली साइड आर कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगी। सो ये डिस्टेंस आर कॉस अल्फा के बराबर आ गई, ये आर साइन अल्फा के बराबर आ गई। अब अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, अगर मैं यहां से ऊपर से यहां तक जाऊं, तो यहां का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस का D2 डेंसिटी इंटू जी इंटू डेप्थ, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल से मुझे कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे आर कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा के बराबर होगी। ये यहाँ का प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर बच्चों सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जाने पे वेरी करता है, अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड नहीं है तो। मैं इस जगह पहुंच चुका हूं, यहाँ का प्रेशर मेरे को पता लग चुका है। इस जगह का प्रेशर मैं दूसरी तरफ से भी लिखूंगा, दूसरी साइड से प्रेशर मैं किस तरीके से लिखूंगा। अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, तो मुझे ये देखना है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वर्टिकल कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। एक लाइन में ड्रॉ करूंगा बच्चों हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ, और एक लाइन बच्चों मैं यहां से ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ। क्या आप लोगों को ये पता लग गया कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में वर्टिकली कितना नीचे जाना पड़ रहा है मुझे, ये वाला डिस्टेंस। हमें पता है ये एंगल अल्फा के बराबर है, ये 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा, ये 90 के बराबर है, तो ये एंगल अल्फा के बराबर होगा। ये अगर आर के बराबर है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये आर साइन अल्फा के बराबर आ जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाली, क्योंकि ये आर है तो ये आर कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये मान लो अगर मैं इसको y बोलता हूं, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो r cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा के बराबर आ जाएगी। अगर मुझे इस जगह का प्रेशर लिखना है, P लिखना है, तो बच्चों वो P नॉट प्लस का रो की वैल्यू कितनी है बच्चों, D1, यहाँ पे डेंसिटी D1 है, इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा के बराबर बन जाएगा। मुझे यहाँ का प्रेशर मैंने इधर से भी लिख दिया, इधर से मैं यहां तक गया, तो मुझे सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब होता है वर्टिकली मैं कितना नीचे गया हूं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में वर्टिकल डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, मतलब वर्टिकली कितना नीचे जाना पड़ रहा है मुझे, y के बराबर। y की वैल्यू मेरे को पता थी। इस जगह का प्रेशर आपने इधर से लिखा, इस जगह का प्रेशर आपने इधर से लिखा, दोनों साइड से प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इस P को इस वाले P के बराबर कर दो, यहाँ पे P नॉट से P नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास D1 इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, and this should be equal to D2 into G into R cos अल्फा प्लस का साइन अल्फा। इन दोनों को सॉल्व करना है। हमें पूछा क्या है, इन्होंने हमें पूछा है D1 अपॉन D2 की वैल्यू। सो अगर यहां से बच्चों D1 अपॉन D2 की वैल्यू अगर आप यहां से देखोगे तो ये आ जाएगी बच्चों cos अल्फा प्लस का साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ये देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन था। D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू, अगर आप cos अल्फा कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस का tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan अल्फा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मुझे इससे प्यारा क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा। वैसे मैं क्लास में जब इलस्ट्रेशन कराता हूँ ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन इसमें जो जितनी प्यारी मैथ्स यूज हो रही है ना बच्चों, और वो भी जेई मेन में, मतलब ये जेई मेन वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ प्रेशर वेरिएशन विद द डेप्थ का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस वाले क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करने में आपकी काफी मदद मिलेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पे जो है वो बेसिकली देखते क्या है। अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the walls.
if the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotational speed is 2 rotations per second, then the difference in the height between the center and the side in centimeter will be. सो ये बच्चों एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक रोटेटिंग फ्लूइड में जो बीच में गड्ढा बन जाता है ना, आपने कंटेनर में फ्लूइड फिल करके अगर आप उसको रोटेट कराते हो तो बीच में गड्ढा हो जाता है, साइड से फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है, तो जो कर्व बनता है बच्चों उसकी इक्वेशन का वो फॉर्मूला याद रखना है। मल्टीपल टाइम जेईई मेन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस वजह से बच्चों इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। सो क्या है क्वेश्चन बच्चों, मैं डायग्राम बना के आप लोगों को बता देता हूँ और इसका फॉर्मूला वगैरह भी आपके सामने डेराइव कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बच्चों कंटेनर है, इस तरीके से कंटेनर बना लेते हैं। वेट 1 मिनट, ओके। सो इधर बना दिया मैंने। सो यहां पे ये कंटेनर हो गया, जो कंटेनर जो है रोटेट कर रहा है। आई होप हाइट सही है इसकी, ठीक है। तो ये मैंने बताया ना 10 बेस्ट फॉर्मूलाज रिवाइज करवाने मुझे ना इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ना। तो ये यहाँ पे कंटेनर हो गया बच्चों, इसको आप जो है इस तरीके से रोटेट करा रहे हो इस वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड का जो लेवल होता है वो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो जो लिक्विड का जो लेवल होता है बच्चों वो इस तरीके का हो जाता है। यहाँ पे ना ये अगर आप 2 डायमेंशन में देखोगे तो एक पैराबोलिक सेक्शन में यहाँ पे बनता है। इधर की तरफ बच्चों एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं हम लोग जो है हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक कुछ और ना गिवन हो। इधर बच्चों हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। इस कर्व की जो इक्वेशन आती है ना, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो इस कर्व की जो इक्वेशन आती है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर आता है, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर आप x डिस्टेंस पे जाओगे तो ये जो हाइट होती है ना y, इनमें ये रिलेशन होता है y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर। तो अगर गड्ढे की डेप्थ कोई पूछे तो मतलब मुझे ये वाली हाइट पूछी है, ठीक है, ये h पूछा है। ये बच्चों इस कंटेनर की रेडियस होती है r। तो बच्चों जब y की वैल्यू h हो उस टाइम पे x की वैल्यू r के बराबर होगी, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। x की वैल्यू बच्चों मुझे पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये बनेगा बच्चों मेरे पास फॉर्मूला, यही होगी इसकी डेप्थ, जो गड्ढा बन रहा होगा उसकी डेप्थ ये होगी। अब मुझे यहाँ से इन्होंने वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, 2 रोटेशन पर सेकंड। पहले तो ओमेगा को देखो बच्चों, 2 रोटेशन पर सेकंड, इसका मतलब हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा बच्चों रेडियन पर सेकंड में रखना होता है हमें ना। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला, एक रोटेशन में कितना घूमता है 2 पाई, तो 2 रोटेशन में 4 पाई घूमेगा, तो पर सेकंड 4 पाई रेडियन घूम रहा है। रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 सेंटीमीटर, ये 4 पाई दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वैल्यू इसको पुट कर दो बच्चों, h की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा जो कि 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये बन गया हमारे पास। एक 5 से बच्चों यहाँ पे इसको उड़ा दो, 2 बन जाएगा, 2 और 2 4 को उड़ा देते हैं यहाँ पे, नहीं ऐसे नहीं उड़ाएंगे, ठीक है, वो 16 पाई स्क्वायर है। तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 पाई का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 4 मीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पाई का स्क्वायर करीब करीब 10 के बराबर होता है, और 5 चौक 20, ये 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 4 मीटर आ गया, which is equal to 2 centimeter, and this should be the answer of this question. This formula you have to remember. Okay, this formula you have to remember. So इन्होंने जो हमें पूछा है, is this correct? मैंने कोई गलती तो नहीं की यहाँ पे किसी भी तरीके की? So बच्चों आंसर इसका 2 सेंटीमीटर होगा। मेरे ऑपरेटर ने इसको यहाँ पे गलती कर दी है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया बच्चों, इसका जो आंसर है वो 2 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो यहाँ पे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर फ्लूइड इज रोटेटिंग। बच्चों यहाँ पे जो y और x में जो रिलेशन आएगा, ऑरिजिन इस जगह पे, इस गड्ढे वाली जगह पे मान के, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इससे जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बॉयंसी फोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बॉयंसी फोर्स, ये भी फ्लूइड स्टैटिक्स का ही पार्ट है। फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में बात यहां पे नहीं होती, ठीक है। A wooden block floating in a bucket of water has 4/5 of its volume submerged. When certain amount of an oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under water and half in oil. The density of the oil relative to the water is. So ये बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका डायग्राम बनाता हूं अगले वाले पेज पे। यहां पे बच्चों इन्होंने हमें बोला है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर एक वुडन ब्लॉक है विच इज फ्लोटिंग, ओके, ऐसे इस तरीके से ना, मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूं। तो यहां पे बच्चों ये जो है ना एक वुडन ब्लॉक इसमें इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि इसका वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन द वाटर हैज 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इस वुडन ब्लॉक का जो 4/5 है ना वो सबमर्ज्ड है, 1/5 इसका बाहर है, ओके, 1/5 इसका बाहर है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रो ऑफ लिक्विड जो होता है वो वी सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई वी टोटल के बराबर होता है। सबमर्ज्ड वॉल्यूम बच्चों 4/5 के बराबर है, टोटल वॉल्यूम का 4/5 डूबा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी आ जाएगी वो 4/5 रो ऑफ, क्या लिक्विड दे रखा है, क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, ठीक है, रो ऑफ वाटर के बराबर आ जाएगी। इसकी डेंसिटी मेरे को पता लग गई, ठीक है, सबसे पहले मुझे इसकी डेंसिटी पता लग गई, ओके। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता चल चुकी है। अब क्या किया इन्होंने, अब इसमें ऑयल इन्होंने फिल किया। ऑयल फिल करने के बाद हो क्या रहा है बच्चों, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है कि अब इसका आधा वॉल्यूम जो है ना वाटर के अंदर है और आधा वॉल्यूम बच्चों इसका ऑयल के अंदर है, ठीक है। डायग्राम हमें दोबारा बनाना पड़ेगा इसका पूरा ना, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि आधा वॉल्यूम वाटर के अंदर सबमर्ज है और आधा ऑयल के अंदर सबमर्ज है, जैसे ये, और फिर भी ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फिर भी ये फ्लोट कर रहा है, ओके। थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, आधा इसके अंदर और आधा इसके अंदर, ये ऐसे तैर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से तैर रहा है, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर उठ गया है, यहाँ पे लिक्विड रखा ना, तो यहाँ पे ऑयल जब आपने फिल किया ना तो ये ऊपर उठ गया है क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, तो ये ऊपर उठ गया है, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है ना बच्चों V/2 इसके अंदर है और V/2 बच्चों इसके अंदर है। ऑयल की डेंसिटी मान लेते हैं रो के बराबर, वाटर की डेंसिटी बच्चों रो W के बराबर है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बच्चों रो O के बराबर है, ओके। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन दोनों की वजह से लगने वाला जो बॉयंसी होगा ना, रो इंटू V/2 इंटू जी, ये हो गया ऑयल वाले पार्ट का, ये हो जाएगा रो वाटर इंटू V/2 इंटू जी, ये वाटर का हो गया, और ये बराबर होना चाहिए रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू V इंटू जी के, वेट के बराबर होना चाहिए बॉयंसी, नेट बॉयंसी जो है। आप बोलोगे हाँ सर, एक काम करो, रो ऑफ वाटर से इसको डिवाइड कर दो, रो डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 प्लस का ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा 2 टाइम्स रो ऑफ, एक मिनट ना गलती कर दी हमने यहाँ पे, यहाँ प्लस आएगा, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे जो नीचे वाला 2 है ना उधर चला जाएगा, V और G पूरे में से काट देंगे। हमें इन्होंने रिलेटिव डेंसिटी पूछी है ऑयल की, ठीक है, ये पूछा है हमें ना, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल रिलेटिव टू द वाटर, इसी को बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म मेंशन नहीं की है, कोई बात नहीं। तो ये रिलेटिव डेंसिटी हमसे ही पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4/5 माइनस का 1, तो ये 3/5 के बराबर आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 0.6, एंड दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 0.6 विच इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी बच्चों आपका जेईई मेन का PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इनके रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बॉयंसी का भी एक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बॉयंसी जो फोर्स होता है वो बच्चों सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है ना बच्चों, उसके वेट पे डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। जब बॉडी फ्लोट कर रही होती है उस पर लगने वाला बॉयंसी और उसका जो वेट होता है बच्चों, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो रहे होते हैं।
तो बॉयंसी का बच्चों एक अच्छा एप्लीकेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कि एक और जेईई मेन में आपका कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेगा। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया था बहुत सोच समझ के। कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस आर एंड मास डेंसिटी, इसकी डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है बच्चों, और ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी टोटल रेडियस आर के बराबर है और उसकी डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है, सेंटर से डिस्टेंस के साथ डेंसिटी वेरी कर रही है, वेरिएबल डेंसिटी का सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट इज, तो मिनिमम डेंसिटी मतलब देखो तुम्हें पता है लिक्विड की डेंसिटी कम करते जाओगे ना अगर आप, तो ये अंदर डूबता जाएगा। एक जिस मूवमेंट पे जस्ट ये डूबा हुआ तैर रहा होगा ना, वही मिनिमम डेंसिटी होगी। देखो लिक्विड की ज्यादा डेंसिटी रखोगे तो ये ऊपर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला मिनिमम डेंसिटी मतलब ये अंदर डूबा हुआ तैरे, मिनिमम डेंसिटी उसी केस में बोलेंगे। तो ये अंदर डूबा हुआ तैर रहा है बच्चों ना, तो वो मिनिमम डेंसिटी होगी। अगर तुमने लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाई तो तुम्हें पता है बॉयंसी बढ़ जाएगा, बॉयंसी बढ़ जाएगा मतलब ये ऊपर आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये लिक्विड की डेंसिटी हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम का मतलब जस्ट अंदर डूबा हुआ है, इसको तैराना है। तो एक बात बताओ बच्चों कि जब ये डूबा हुआ तैर रहा होगा तो इस पे एक तो बॉयंसी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और इसका बच्चों एक वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। वेट बच्चों इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg जो होगा ना वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और बॉयंसी बच्चों इसका इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और बॉयंसी बच्चों mg के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अगर ये तैर रहा है तो, है ना, फ्लोट कर रहा है। इन्होंने फ्लोट करने की कंडीशन बोली है। इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों इसको चूज किया होगा इस वाले क्वेश्चन को, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें थोड़ा सा डिस्कंफर्ट दे सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर आप लोग इनके लिए पहले से तैयार नहीं हो। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, देखो जो लिक्विड है ना बच्चों उसकी डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो बॉयंसी की वैल्यू ना बच्चों बड़े प्यार से यहाँ पे लिखी जा सकती है। कलर चेंज कर लेता हूँ, बॉयंसी की वैल्यू लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। बॉयंसी की वैल्यू जो होगी बच्चों वो लिक्विड की डेंसिटी को मैं सिग्मा मान ले रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा इनटू वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर का क्यूब होगा इनटू जी। ये बॉयंसी तो बच्चों मैंने लिख दिया, लेकिन इसका जो मास है ना बच्चों, क्योंकि डेंसिटी इसकी वेरिएबल है, तो जो mg होगा ना बच्चों उसको फाइंड करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा ना यहाँ पे, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जेईई मेन में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, वो भी मास को इंटीग्रेशन, मतलब थोड़ा सा ये अटपटा तो लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मैं तुम्हें उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं बच्चों जिसमें सबसे, मान लो तुम्हारी वाली शिफ्ट में सबसे डिफिकल्ट पेपर आ गया, यू शुड बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम्स के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ये मेरी कोशिश होती है, ठीक है। तो इस वाले इसका जो टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी इसका टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसके इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो बच्चों डीएम होगा ना इसका, डीएम मास जो होगा इसका ना, डीएम मास में कैसे लिखूंगा, डीएम मास लिखने के लिए मुझे चाहिए डीएम इज इक्वल टू यहां का आर रेडियस पे जाके जो आर डिस्टेंस पे जो डेंसिटी होगा ना वो रो नॉट 1 माइनस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है, इनटू इसका वॉल्यूम, ये जो व्हाइट वाला जो शेल बनेगा ना इसका वॉल्यूम आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इनटू डी आर के बराबर। मुझे पूरे स्फीयर का मास चाहिए, बस मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। तो इसका जो टोटल मास आ जाएगा ना बच्चों, टोटल मास जो आ जाएगा वो इसके इंटीग्रेशन से आएगा। 4 पाई को कॉमन ले लेना, कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, रो नॉट भी कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा। यहाँ पे बच्चों एक टर्म आएगी आर का स्क्वायर, जब आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा आर का स्क्वायर तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर 3/3। एक टर्म आएगी बच्चों यहाँ पे आर की पावर 4/r का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन आएगा आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा बच्चों इसका मास। तो इसका जो मास आएगा ना बच्चों 5 माइनस का 3 एलसीएम लूंगा ना तो ऊपर बन रहा होगा 8 पाई रो नॉट आर की पावर 3 डिवाइडेड बाई 15, ये बन रहा होगा बच्चों इसका टोटल मास। अब हमें पता है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी को हमें mg के बराबर करना है, तो इसका वेट बैलेंस हो रहा होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी विच इज सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी, ये mg के बराबर होना चाहिए, तो 8 पाई रो नॉट डिवाइडेड बाई 15 आर का क्यूब। लो जी इसको काट देते हैं, अच्छा जी से भी मल्टीप्लाई करना भूल गए हम, m इंटू जी करना है ना, ये भी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/5 रो नॉट के बराबर, 2/5 रो नॉट, तो सिग्मा 2/5 रो नॉट मतलब डी ऑप्शन जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ
दैट विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। क्या आंसर भी डी ऑप्शन दे रखा है? ये आंसर में इतनी सारी गलतियां क्यों हो रखी हैं, मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट में इसको वेरीफाई कर लेता हूँ जो एक्चुअल शीट है उससे। वेरीफाई कर लिया बच्चों, इसका आंसर डी ऑप्शन है। पता नहीं क्यों इसमें इतनी सारी गलतियां हो रखी हैं। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ना डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर गलत है, मतलब ये मेरे ऑपरेटर की गलती है, ना कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। डिड यू लाइक दिस क्वेश्चन? ये मतलब वो वाला वो आप लोग उस पेपर के लिए तैयार हो रहे हो जो सुपर डिफिकल्ट अगर पेपर आपका आ गया, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपना धीमे 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 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। एक क्वेश्चन जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट आता हो और एसएचएम का भी कॉन्सेप्ट आता हो। आपने देखा होगा मल्टी कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। तो उसी तरीके का बच्चों ये वाला जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं। अ वुडन क्यूब जिसकी डेंसिटी डी दे रखी है एंड साइड लेंथ एल दे रखी है, फ्लोट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विद इट्स अपर एंड द लोअर सरफेसेस हॉरिजॉन्टल। ओके, एक क्यूब है जो कि इस लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी डी है उसके अंदर तैर रहा है। नहीं, डेंसिटी रो है लिक्विड की ना, और खुद वुडन ब्लॉक की डेंसिटी डी है। इफ द क्यूब इज पुश्ड स्लाइडली डाउन एंड रिलीज्ड, it performs simple harmonic motion of period t, then the t is equal to। तो बच्चों देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहां पे बच्चों मान लेते हैं कि ये लिक्विड का सरफेस हो गया, टॉप सरफेस हो गया। इसमें ये जो क्यूब है बच्चों, दिस क्यूब इज फ्लोटिंग इन दिस लिक्विड। ओके, दिस क्यूब इज फ्लोटिंग इन दिस लिक्विड। ये जो बच्चों यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है, इसकी डेंसिटी D के बराबर है और लिक्विड की डेंसिटी बच्चों रो के बराबर है। ये आराम से तैर रहा था बच्चों ना। mg और बॉयंसी आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो रखे थे। नीचे की तरफ जो mg लग रहा होगा ना, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और जो बॉयंसी फोर्स है बच्चों जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो रखे थे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। ये mg हो गया, ये F0b हो गया, मतलब ना बॉयंसी फोर्स हो गया। क्लियर है? यहां तक ये दोनों आपस में बैलेंस हो रखे थे, तैर रहा था। अब आपने क्या किया, इसको स्लाइटली पुश कर दिया। पुश करने पे क्या होगा बच्चों, इसको नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। ठीक है, मान लो इसको x नीचे की तरफ आपने पुश कर दिया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, आपने x इसको पुश कर दिया, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करा दिया। अब ये जो लिक्विड के अंदर ज्यादा चला जाएगा, है ना। तो मान लीजिए इसका अगला जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा बच्चों। x अंदर ज्यादा चला गया, ये वाला ना, यहाँ पे x पार्ट ज्यादा डूब जाएगा अब इसका। अब ये वाला पार्ट बच्चों ना ये एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा। अब पहले जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था उससे ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि ये अंदर डूब गया ना। तो ज्यादा लिक्विड अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है बच्चों, तो अब जो बॉयंसी की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। बॉयंसी की वैल्यू बच्चों थोड़ी बदल जाएगी। और तुम्हें पता है कि बॉयंसी जो होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट पे डिपेंड करता है। तो पहले डूबा हुआ पार्ट, उसकी वजह से पहला वाला बॉयंसी आ रहा था, प्लस का ये जो एक्स्ट्रा डूबा हुआ पार्ट है ना, तो ये होगा रो x इंटू एल का स्क्वायर। हाँ भाई, ये जो ग्रीन वाला जो वॉल्यूम है ये कितना होगा, x इसकी थिकनेस है, नीचे x डुबोया है आपने, और नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, एल स्क्वायर के बराबर इंटू जी। अब बच्चों ये एक्स्ट्रा बॉयंसी आने लग जाएगा। पहले वाला बॉयंसी mg को बैलेंस कर रहा था, अब ये एक्स्ट्रा जो अंदर गया उसकी वजह से एक्स्ट्रा बॉयंसी लगने लगा। उस एक्स्ट्रा बॉयंसी की वजह से क्या इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको हम रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बोलेंगे। जिधर था उधर की तरफ, मतलब वापस जाने की टेंडेंसी आ गई इसकी। ये जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है बच्चों, ये एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से आया है। ये वाला तो जो पुराना वाला बॉयंसी था वो mg को बैलेंस कर रहा था। ये जो एक्स्ट्रा बॉयंसी लग रहा है नीचे डिप कराने के बाद, जो एक्स्ट्रा बॉयंसी लग रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो कि कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जो एक्स्ट्रा बॉयंसी यहां पे लगने लगा जो कि रो एक्स का स्क्वायर एल इंटू जी, ये एक्स्ट्रा बॉयंसी लगने लगा, ये इसको एम इंटू ए रीस्टोरिंग प्रोवाइड करेगा। जो ए रीस्टोरिंग आया बच्चों वो रो एल, सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं, एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई एम के बराबर आ गया। क्लियर है? इनटू एक्स। क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जिधर आपने डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट आ रहा है। वो तो रीस्टोरिंग का मतलब ही हो गया, मतलब ही एसएचएम करेगा। तो ये बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बनता है, इस तरीके का बनता है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगी। और इन्होंने हमें टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है बच्चों वो रूट के अंदर रो
एल का स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई एम के बराबर है। अच्छा यहाँ पे एक काम और करना, एम की वैल्यू जो है ना वो आप जो है डी इंटू एल का क्यूब, टोटल वॉल्यूम ये है ना, ये रख देना बच्चों ना यहाँ पे लाके। तो जो टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों वो 2 पाई ओमेगा नीचे जाएगा तो m की जगह d इंटू एल क्यूब आएगा, दैट डिवाइडेड बाई रो इंटू एल का स्क्वायर इंटू जी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट के अंदर l d इंटू एल डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, d इंटू एल डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, 2 पाई, ये वाला ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस वाले का आंसर जो है ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैसा लगा बच्चों ये क्वेश्चन ना? एनर्जी लेवल हमारा बना रहना चाहिए। ये क्वेश्चंस बच्चों आपको तैयार करेंगे आपके जो आप असली चैलेंज फेस करने वाले हो फ्लूइड मैकेनिक्स में बच्चों। ऐसा ये सिंगल वीडियो नहीं है बच्चों ना, देयर विल बी मोर वीडियोस, क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकते ना। अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए तैयार होना है तो देयर शुड बी मोर वीडियोस फॉर द जेई मेन। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो आपकी जेई एडवांस के लिए भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली यही है, इन्हीं को थोड़ा सा बड़े लेवल पे आप लोग अप्लाई करते हो फॉर जेई एडवांस। तो मेनली टारगेट कर रहा हूं बच्चों में जेई मेन वाले बच्चों को, कि जेई मेन वाले बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग जो है एग्जाम में कर पाओ। कई बार होगा क्या बच्चों के सिमिलर टाइप के जो फॉर्मूलाज होंगे ना, मतलब जो जिनमें मतलब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है क्यूब का, ठीक है, ऐसे कोई हो सकता है उसमें कोन का ऑक्सीलेशन कराए, वो बस वो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी बच्चों, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और जुड़े रहने से बच्चों ऑब्वियस सी बात है आप बहुत कुछ सीखोगे। फिजिक्स में तो मैं आपको प्रो बना दूंगा, इतना प्यार से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये सब दिमाग में आपके वैसे ही घुस जाए, मतलब टाइम दिए बिना। टाइम देने के लिए अगर तुम तैयार हो तो सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी आंसर्स में कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं आंसर फाइंड करके दे रहा हूँ ना बच्चों, दीज आर द करेक्ट आंसर्स। ओके, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो है। यहां पे जो अगला वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। A uniform cylinder of length L and mass M having cross section area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring such that it is half submerged in the liquid of density sigma at equilibrium position. The extension x naught of the spring when it is in equilibrium is। तो एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है बच्चों जिसकी लेंथ L दे रखी है, मास M दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, और उसको सस्पेंड कर दिया है आपने इस तरीके से सस्पेंड किया है कि उसका आधा वॉल्यूम जो है बच्चों लिक्विड के अंदर है, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूं आपको ना इस तरीके से पहले। तो जैसे मान लीजिए ये वाला डायग्राम है, ठीक है बच्चों, ये आधा इसके अंदर डूबा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ए के बराबर दे रखा है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल के बराबर दे रखी है, और बच्चों यहाँ पे क्या क्या गिवन है सारी बातें कर लेते हैं। इसका मास एम के बराबर दे रखा है, तो बच्चों मास की वजह से एम जी नीचे लग रहा होगा। आप कहोगे हाँ सर एम जी नीचे लगेगा, बॉयंसी ऊपर लगेगा, यस सर बॉयंसी ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग यहां तक तो पूरा एग्री करोगे। तो यहां पे हो गया बॉयंसी, यहां पे हो गया बच्चों एम जी, कैपिटल एम इंटू जी, बॉयंसी ऊपर की तरफ हो गया। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग और है बच्चों ना, स्प्रिंग से इसको हैंग कर रखा है, ये इन्होंने बोला है, और स्प्रिंग में बच्चों एक्स नॉट के बराबर एक्सटेंशन आ रखा है, तो के एक्स नॉट ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा ऊपर की तरफ ना, के एक्स नॉट और लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, के एक्स नॉट प्लस का बॉयंसी इज इक्वल टू एम जी, ये आ जाएगा बच्चों। एक्स नॉट की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/k एम जी माइनस का बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी आएगा बच्चों, यहाँ पे हमें जो डेंसिटी दे रखी है ना, सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा इनटू ए इंटू एल बाई टू, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो गया बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है, एल बाई टू लेंथ इसकी डूबी हुई है, इंटू जी, ठीक है। बॉयंसी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पे बच्चों एक्स नॉट की वैल्यू जो इन्होंने फाइंड की है ना, एम जी को बाहर निकाल लिया है, एम जी डिवाइडेड बाई के कर लेते हैं, ओके 1 माइनस का रो ए एल जी डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एम जी, इसको जी से उड़ा दो, तो रो ए एल डिवाइडेड बाई 2m कहाँ पे, रो सॉरी सिग्मा
AL divided by 2m, sigma AL divided by 2m, this C option, this should be the correct option. तो mg divided by k 1 minus का sigma AL divided by 2m, नीचे 2 आ रहा होगा, ठीक है, तो C option will be the correct option बच्चों, ठीक है, ये C option बच्चों हमारा इसका correct option आ जाएगा। इजी था, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी कराने थे ना मुझे, तो मैं एकदम डिप्रेशन में नहीं भेजना है ना कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जी मेन में, नहीं, इजी भी आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आंसर्स बच्चों गलत हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब लाइक थोड़ा सा उसने किसी और एक्सरसाइज के आंसर यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है, तो वी विल नॉट गो इनटू दोस आंसर्स, ओके। जो मैं फाइंड कर रहा हूँ बच्चों, दोस आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Water flows into a large tank with flat bottom at the rate of 10 raised to the power minus का 4 meter cube per second. Water is also leaking out of a hole of area 1 centimeter square at its bottom. If the height of the water in the tank remains steady, then this height is, बच्चों हमसे इन्होंने हाइट पूछी है, ठीक है। ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, इस वजह से बच्चों इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने इस डिस्कशन में शामिल किया है। क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ओके ओके। तो यहाँ पे बच्चों एक कंटेनर है, ये कंटेनर हमें दिख रहा है, यहाँ पे नीचे एक होल बना रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है बच्चों। इसमें ऊपर से वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग जो है, ठीक है, मान लीजिए कोई टैप वाटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बच्चों वाटर आ रहा है इसके अंदर। जब वाटर आएगा बच्चों तो इनिशियली यहाँ से निकलने का रेट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हाइट नहीं है, यहाँ से जो जिस रेट से निकलता है वी वो रूट के अंदर 2gh के बराबर होता है ना, हम वो आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो अभी इसमें कोई वाटर नहीं था, तो यहाँ पे निकलने का रेट बिल्कुल कम होगा। यहाँ वाटर ऐड होगा तो यहाँ पे बच्चों ये हाइट बढ़ने लगेगी, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है तो इसमें हाइट बढ़ने लगेगी, हाइट बढ़ने लगेगी तो यहाँ से निकलने का रेट भी बढ़ने लगेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। अच्छा, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है ना बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है, ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये A इंटू वी के बराबर होता है, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, जिस रेट से वॉल्यूम फ्लो कर रहा होता है। मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, और ये एरिया इंटू वी के बराबर होगा बच्चों। जैसे जैसे यहाँ पे हाइट बढ़ती जाएगी, वी बढ़ता जाएगा, एरिया इंटू वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ता जाएगा। पहले ये वाला फ्लो रेट ज्यादा था, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल था। धीमे धीमे क्योंकि यहाँ पे फ्लो रेट ज्यादा है तो यहाँ पे हाइट बढ़ती रहेगी। हाइट बढ़ने से बच्चों ये निकलने का फ्लो रेट भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जिस रेट से वॉल्यूम इसके अंदर एंटर कर रहा है उसी रेट से यहाँ से निकल के जा रहा होगा। जिस मोमेंट पे रेट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ये एग्जिट बराबर हो जाएगा बच्चों, उस टाइम पे इसकी हाइट हो जाएगी कांस्टेंट। एच हाइट जो है बच्चों अब ये कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से ऐड होता रहेगा, कंटिन्यूस यहाँ से निकलता रहेगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ये हाइट बच्चों आपसे पूछी है, तो बच्चों बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसका ऐड होने का रेट वॉल्यूम ऐड होने का रेट वॉल्यूम निकलने के रेट के बराबर कर देना है। ऐड होने का रेट हमें दे रखा है बच्चों 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर, और निकलने का रेट बच्चों एरिया विच इज 10 टू द पावर माइनस का 4 इंटू वेलोसिटी विच इज रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, एच इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया बच्चों। एच की वैल्यू बच्चों 1/20 आ गई, 1/20 बोले तो 1/20 बोले तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, यहाँ पे आंसर एक भी ऑप्शन इस तरीके का मैच हमारा नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन 5.1 जरूर दे रखा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा? इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 यूज कर ली होगी, तो एच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, जी की वैल्यू अगर 9.8 यूज कर लोगे ना, तो ये बच्चों यहाँ पे 19.6 होगा, और ये मेरे ख्याल से करीब करीब 5.1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों ध्यान रखना, आप जैसे जी की वैल्यू यहाँ पे कहीं दे नहीं रखी थी, लेकिन हमें यूज करनी पड़ेगी कितनी, 9.8। तो ये थोड़ा सा, ये चीजें कहाँ से सीखते हैं बच्चे, जब इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो ये बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चों और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर कर लिए, बट नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना बच्चों, उसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो अलग होंगे और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होंगे उसके भी ना, उस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आप में से कोई इसको क्रैश कोर्स में देख रहा है तो नेक्स्ट वाले क्रैश कोर्स में वो वाला वीडियो आएगा, है ना, और यूट्यूब पे तो बच्चों दोनों के दोनों मिल ही जाएंगे।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन भी बच्चों हमारा मतलब इसी का जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाले पार्ट से, पिछला भी फ्लूइड डायनेमिक्स का था बच्चों, अगला वाला भी फ्लूइड डायनेमिक्स का है। मैंने बताया ना 5 क्वेश्चन मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स के रखे हैं इसमें। फ्लूइड स्टैटिक्स में आपका वो प्रेशर वेरिएशन वाला पार्ट आता है, फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आता है और बॉयंसी वाला आता है। फ्लूइड डायनामिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन वाला पार्ट आता है बच्चों। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स के, और इनका वेटेज काफी ज्यादा रहता है डायनामिक्स वाले पार्ट का भी ना, मतलब बराबर सही रहता है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो मैं ये चाहता हूं मेरे से पढ़ने वाला बच्चा अगर उसको पेपर में क्वेश्चन मिले फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो ही और शी मस्ट बी एबल टू स्कोर दोज मार्क्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स से उसको दिए गए हैं क्वेश्चंस में। चलिए भाई, water is flowing continuously from a tap having an internal diameter of 8 into 10 raised to the power minus का 3 meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance 2.2 into 10 raised to the power minus 1 meter below the tap is close to. ये जेई मेन का PYQ है बच्चों ना। आप सोचो सर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हो, नो दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। टेप वाटर में बच्चों इसमें जो बर्नौली इक्वेशन है ना उसको लगाना सिखाया है इस वाले क्वेश्चन में ना। सो मान लीजिए ये वो टेप हो गया, मतलब नल हो गया, यहां से लिक्विड ऐसे निकल के जा रहा है बच्चों, है ना। तो इसका आगे जाके तुमने देखा होगा इसका एरिया कम होता जाता है, ठीक है। सो दे आर आस्किंग डायमीटर हियर एंड दे हैव गिवन द डायमीटर हियर। यहाँ का डायमीटर इन्होंने हमें दे रखा है, D1 इज गिवन, D1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। एंड यहाँ का बच्चों डायमीटर इन्होंने हमसे पूछा है, D2 पूछा है। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना बच्चों, ये वाली डिस्टेंस बच्चों हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। 2 इंटू 10⁻⁻⁻1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 मीटर विच इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नीचे यहाँ का डायमीटर कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ की वेलोसिटी भी दे रखी है हमें ना, v इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का नहीं पता बच्चों ना, यहाँ पे हम v मान लेते हैं, ठीक है। ये v1 हो गया, ये v2 हमें नहीं दे रखा। कैसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को? सिंपल बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते ये लोग ना। यहाँ पे ओपन हो रखा है सराउंडिंग में, तो यहाँ का प्रेशर बच्चों P नॉट होगा, यहाँ पे भी सराउंडिंग में ओपन हो रखा है, यहाँ का प्रेशर भी P नॉट होगा, ठीक है। कंटेनर के बाहर वाले पॉइंट है ये दोनों, यहाँ का प्रेशर भी P नॉट होगा, तो इन दोनों जगहों का प्रेशर तो P नॉट है। बर्नौली इक्वेशन लगा दूं बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे एक जगह में रेफरेंस मानना पड़ता है जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे U जीरो मान रहा हूँ, रेफरेंस मान रहा हूँ बच्चों ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म यहाँ पे जीरो मानूंगा, ठीक है। इसकी हाइट जीरो मानूंगा, यहाँ पे हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बर्नौली इक्वेशन लगाओ बच्चों, दोनों क्रॉस सेक्शन पे P नॉट प्लस का हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस का रो इंटू G इंटू H1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस का जीरो, ठीक है। यहाँ की रेफरेंस मानी है ना मैंने यहाँ पे। अच्छा, और बर्नौली के अलावा और कौन सी इक्वेशन लगती है? दो इक्वेशन है बच्चों उसमें, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या उसके लगाने की जरूरत है? देखते हैं बच्चों, पहले तो ये P नॉट से बच्चों P नॉट उड़ा देते हैं, यहाँ पे हमने इसको उड़ा दिया, ठीक है। ओके, P नॉट उड़ा दिया, H की वैल्यू पता है मुझे, इसकी वैल्यू पता है, तो मुझे एक काम करते हैं, अभी उस कंटिन्यूटी इक्वेशन को नहीं लगाते, यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रो भी उड़ा देंगे बच्चों ना, यहाँ से रो उड़ जाएगा, तो जो V2 का स्क्वायर आएगा ना बच्चों, वो V1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू G इंटू H1 के बराबर आ जाएगा। ओके, देखते हैं बच्चों इसको, ये V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर 0.16 प्लस का 2 इंटू G की वैल्यू बच्चों 10 ही लेते हैं, H1 बच्चों हमारे पास 0.2 के बराबर दे रखा है, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास ना, ये आ गया हमारे पास 4.16 के बराबर आ गया। तो V2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों 4.16 आ रहा है ये। ओके, 4 चौक 16 और ये हो गया बच्चों हमारे पास 2 इंटू G इंटू H 0.2 के बराबर था, ठीक है। तो V2 की वैल्यू बच्चों करीब करीब कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड मान लूँ कि मैं, 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ा सी वैसे ज़्यादा आएगी लेकिन 2 मीटर पर सेकंड के करीब मान सकते हैं इसको ना, रूट ले लिया मैंने ना, इसका रूट लेंगे तो 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। V2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आपको पता है बच्चों A1 V1 A2 V2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें डायमीटर पूछा है, मतलब यहाँ का एरिया का कोई रिलेशन हमें पता करना पड़ेगा। बच्चों इन आंसर्स पे मत जाइए, कुछ भी गलत भी हो सकते हैं। A1 पाई D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू V1 कितना है बच्चों 0.4 के बराबर, पाई D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू V2, ठीक है। A1 V1 ये तो पाई बाई 4 दोनों साइड से उड़ा देते हैं,
ये आएगा बच्चों 64 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। क्यों आया बच्चों? यहाँ पे हमें डायमीटर ये दे रखा है ना, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इंटू 0.4 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। और v2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है सेकंड वाली, वो बच्चों करीब करीब 2 के करीब आई है, ठीक है, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आई है, तो 2 के करीब आई है। तो यहाँ से बच्चों ये कुछ कट जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो d2 की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, वो 8 इंटू 10⁻, यहाँ से काम करना, पॉइंट को भी एडजस्ट कर देना, यहाँ पर 20 कर देना, ठीक है। तो 10⁻⁻⁴ बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 20 आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर 20 आ गया। तो d2 की वैल्यू 8 इंटू ये कितना आता होगा बच्चों, यहाँ पे करीब करीब 4.5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25 25 5 20, करीब करीब 4.5 के करीब आ रहा होगा ना। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो d2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8×40, ओके, 832 और 36 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो d2 कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। खैर यहाँ पे भी करेक्ट डी ही दे रखा था, 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर विल बी दी। अब ये जेई मेन का क्वेश्चन है बच्चों ना, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपनी तरफ से दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये बच्चों ये जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन लगाना, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना, फ्लूइड डायनामिक्स का पूरा एप्लीकेशन इसमें यूज हो जाता है। मुझे लगता है कि सबको ये इक्वेशंस आती होंगी, इनका बस एप्लीकेशन में सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, वो सॉरी बर्नौली हो गई, आगे जाके कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए 2 क्रॉस सेक्शन पे हमने, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये पहले कभी कभी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इसको सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। इसमें मतलब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या है कॉन्सेप्ट, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू ट्यूब ऑफ रेडियस r1 एंड r2 एंड लेंथ l1 एंड l2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड liquid flows through each of them in a streamline condition. P1 and P2 are pressure difference across the two tube and P2 is 4P1, L2 is equal to L1/4, then the radius R2 will be equal to R2 और R1 में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, पहले समझा देता हूँ। एक R1 रेडियस का ट्यूब है, L1 उसकी लेंथ है, ठीक है, ओके। एक बच्चे यहाँ पे R2 रेडियस का ट्यूब है, L2 उसकी लेंथ है, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये दोनों जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दिया, थोड़ा जोड़ने के टाइम पे मैंने इस तरीके से बना दिया। इनमें बच्चों फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक बात होता है, जब सीरीज में लगाएंगे तो दोनों का रेट ऑफ फ्लो सेम होगा ही नहीं होगा? सेम रेट ऑफ फ्लो। भाई यहाँ पे कहीं मास ऐड तो हो नहीं रहा, जिस रेट से इस वाली ट्यूब में फ्लो हो रहा होगा उसी रेट से इसमें हो रहा होगा, सेम रेट ऑफ फ्लो होगा इसका, ठीक है। ये पहली सबसे पहली कंडीशन ये है यहाँ पे ना, सेम रेट ऑफ फ्लो होगा इनमें। बच्चों व्हाट कॉन्सेप्ट वी यूज इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? बच्चों इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर एक ट्यूब है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉइसोलिस इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पॉइसोलिस इक्वेशन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो विस्कस फ्लूइड का फ्लो अगर हो रहा है, विस्कस फ्लूइड, ठीक है, कौन सा फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड का अगर जब फ्लो होता है ना बच्चों, तो वहां पे बर्नौली इक्वेशन नहीं लगती, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड होती है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड होती है। बच्चों जब विस्कस फ्लूइड फ्लो कराते हैं ना, विस्कस, ठीक है, ध्यान रखना, विस्कोसिटी जब कंसीडर करते हैं, बर्नौली में विस्कोसिटी नहीं होता बच्चों, हम नॉन विस्कस के लिए बर्नौली लगाते हैं, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। बर्नौली किसके लिए लगती है बच्चों? नॉन विस्कस के लिए, क्योंकि जैसे ही विस्कोसिटी आ जाती है एनर्जी के लॉसेस आ जाते हैं वहां पे ना। तो बच्चों इसमें जब आपको फ्लूइड का फ्लो कराना होता है ना, इवन हॉरिजॉन्टल ट्यूब में भी अगर आपको फ्लो कराना होता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे हायर प्रेशर है, यहाँ पे लोअर प्रेशर है, तो यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो इस तरीके से होगा। इसकी लेंथ बच्चों L के बराबर है, इस ट्यूब की रेडियस बच्चों R के बराबर है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना बच्चों, Q से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना, रेट ऑफ फ्लो, मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है गिवन बाय द पॉइसोलिस इक्वेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, POISEU इक्वेशन, ठीक है। ये कुछ पॉइसोलिस इक्वेशन बच्चों इस टाइप की ट्यूब के लिए लगती है, ठीक है।
इस टाइप की ट्यूब के लिए जब विस्कस फ्लो की बात आती है ना, तो ये नई इक्वेशन पॉइसनलीज इक्वेशन लगती है, और उसमें क्यू जो होता है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो जो होता है, दैट इज गिवन बाई डेल्टा पी पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 नीटा इंटू एल। ये होता है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 8 नीटा इंटू एल। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। इस फॉर्मूले के चक्कर में इस वाले क्वेश्चन को मैंने लिया। शायद ये 2017 में जेईई मेन का पीवाईक्यू है बच्चों ना, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, ये जेईई मेन का पीवाईक्यू है। तो पॉइसनलीज इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। अब रेट ऑफ फ्लो दोनों ट्यूब से सेम है, इसकी लेंथ L2 दे रखी है ना, इसकी लेंथ बच्चों L1 के बराबर दे रखी है, रेडियस बच्चों इसकी R1 के बराबर दे रखी है, इसकी R2 के बराबर दे रखी है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस, इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस P1 बोल रहे हैं वो, इसके अक्रॉस P2 बोल रहे हैं। डेल्टा P को वो P1 बोल रहे हैं, डेल्टा P2 को वो P2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो Q1 इज इक्वल टू Q2 कर देते हैं अपन इसमें। तो डेल्टा P1 पाई R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 नीटा L1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 पाई R2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 नीटा L2। ये है बच्चों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। P2 को उन्होंने 4 टाइम्स P1 बोला है, तो ये 4 टाइम्स डेल्टा P1 हो जाएगा। L2 को उन्होंने L1 बाई 4 बोला है, मतलब आप L1 को 4 L2 लिख सकते हो L1 की जगह पे। L2 काट दो बच्चों, डेल्टा P1 काट दो, पाई 8 नीटा काट दो, तो इन्होंने R2 की वैल्यू R2 की पावर 4 डिवाइड बाई R1 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये वाला 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। तो R2 डिवाइडेड बाई R1 जो है ना बच्चों 1/2 के बराबर आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा कि R2 जो है R1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, मैंने बताया ना कि मेरा ऑपरेटर की गलती है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ये मुझे इसका आंसर भी याद है क्योंकि मैंने इसको अभी अपने बैच में डिस्कस कराया था। तो R1 डिवाइडेड बाई 2 विल बी दी R2। तो पॉइसनलीज इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहेगा भाई, ये वाला फॉर्मूला याद रखेगा। इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ वीडियो को देखते देखते। ये 10 कॉन्सेप्ट जो करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिस तरीके से करा रहा हूँ, बर्नौली इक्वेशन, वो सब, ये सब फॉर्मूले लिखते जाओ बच्चों। अब जैसे पॉइसनलीज इक्वेशन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये बच्चों बर्नौली का एक और क्वेश्चन है, जो बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसी में मतलब वो आता है बच्चों आपका वेंचुरीमीटर, ठीक है। याद रखना वेंचुरीमीटर में भी, वैसे वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वेंचुरीमीटर का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सिमिलर यही वाला होता है, ठीक है। वेंचुरीमीटर में बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं हम लोग ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। Water flows in a horizontal tube, see in the figure, okay. The pressure of the water changes by 700 Newton per meter between the point A and B. मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है ना, हॉरिजॉन्टल ट्यूब लेकिन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में बच्चों दो क्रॉस सेक्शन की हाइट सेम रहती है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है मतलब वर्टिकल हाइट दोनों सेक्शन की सेम रहेगी। तो यहाँ पे बच्चों P1 प्लस का हाफ रो V1 का स्क्वायर जो होता है वो P2 प्लस का हाफ रो V2 के स्क्वायर के बराबर आता है, क्योंकि H दोनों का सेम होता है, वो टर्म कट जाती है। तो P प्लस का हाफ रो V स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में बच्चों ये फॉर्मूला लगता है, इसे प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। इसमें ट्रेड ऑफ से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन दोनों में आपस में कुछ एक रिलेशन होता है ना। जैसे आपको एक और चीज पता होगी कि A1 V1 A2 V2 के बराबर होता है, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होगी, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, जिस जगह एरिया ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है पूरे फ्लो के लिए, ठीक है। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वो वेलोसिटी कम होगी, और जहां वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना है। तो जहां एरिया ज्यादा होता है ना बच्चों, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। ये चीज निकल के आ गई यहाँ से। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, मतलब ये A इंटू B कॉन्स्टेंट होता है। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां वेलोसिटी कम होगी वहां पे ये वाली टर्म छोटी होगी, तो वहां पे ये वाली बड़ी होगी, तो प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा। तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अभी क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, तो मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे ये दो क्रॉस सेक्शन है, इनमें ध्यान रखना कि अगर इस जगह पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर कम होगा। इस डायग्राम में PA ग्रेटर देन होगा बच्चों PB से, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी तो क्वेश्चन के बारे में तो बताना भी चालू नहीं किया, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ द वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन बिटवीन ए एंड बी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का प्रेशर यहाँ से 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा है। समझ में आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों दोनों जगह के दे रखे हैं, यहाँ का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द ट्यूब। ये यूनिट से मेरे को समझ में आ रहा है कि दे आर आस्किंग द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि एक और टर्म होती है मास रेट ऑफ फ्लो। देखो जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होती है ना बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिखते जाना, ठीक है। नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में इनको ऐड कर लेना। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होती है ना, वो एरिया इंटू वी के बराबर होती है। मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है ना बच्चों, मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी के बराबर होता है। आपसे जब पूछा जाए ना कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, तो अब आपको ये नहीं पता ना कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पूछ रहे हैं या मास रेट ऑफ फ्लो पूछ रहे हैं, तो यूनिट से पता लग जाएगा। अगर वो यहाँ पे किलोग्राम पर सेकंड होती ना, तो मुझसे रो ए भी पूछ रहे होते वो। यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ये मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब ए इंटू वी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पर मुझे वी कैलकुलेट कर लेना है, वहां के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ की वेलोसिटी को मैं v1 बोल रहा हूँ, यहाँ की वेलोसिटी को मैं v2 बोल रहा हूँ। मुझे ये पता है कि यहाँ का एरिया जो है ना, यहाँ के एरिया का, अगर मैं यहाँ के एरिया को a बोल रहा हूँ तो यहाँ का एरिया 2a के बराबर है। तो देखो बच्चों, 2a इंटू वी1 इज इक्वल टू a इंटू वी2। एक वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा कि v2 जो होगा ना वो 2v1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड डबल हो जाएगी उधर वाली स्पीड का, ठीक है। तो एक तो मेरे पास v2 और v1 में एक रिलेशन आ गया। अगला, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दी मैंने ऑलरेडी ना। अब बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेशर एट ए प्लस का हाफ रो इंटू वी1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस का हाफ रो v2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने वो रोजीएच वाली टर्म क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ठीक है। तो वाटर फ्लोज दिस, दोनों जगह क्रॉस सेक्शन दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो बताना था। पीए माइनस का पीबी बच्चों मुझे 700 के बराबर दे रखा है, इज इक्वल टू हाफ रो की वैल्यू बच्चों मुझे 10 मतलब 1000 के बराबर दे रखी है। v2 की वैल्यू रख दूंगा बच्चों में यहाँ पर 2v1, तो ये हो जाएगा 4v1 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया बच्चों मेरे पास इस तरीके से, ये इसको उड़ा दिया मैंने, यहाँ पे बनेगा बच्चों 5, तो 3v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5 विच कम्स आउट टू बी 1.4 के करीब आ गया ना ये वाला। तो v1 का स्क्वायर मेरे पास इतना आ रहा है। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मतलब लाइक कैलकुलेशन बहुत गंदी होने वाली है, खैर कोई ना। तो बच्चों यहाँ पे जो v1 की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगा मेरे पास 1.4 डिवाइडेड बाई 3 का रूट। ये आ गया बच्चों मेरे पास v1। इसको मैं लिख सकता हूँ, रूट के अंदर चौक बार है, 0.47 के करीब इतना आ रहा होगा मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो आ जाएगा, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होगा, v1 कहाँ का है, v1 बच्चों इस क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा 40 इंटू रूट के अंदर 0.47। अच्छा एक काम करना बच्चों, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इस वाले को ना, तो इंटू 100 और करना पड़ेगा आपको ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये बन जाएगा। ये मीटर में आ रहा है ना, ये हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा है। तो 40 मतलब ये हो गया बच्चों आपका 4000 इंटू, इसका मैं कैलकुलेटर यूज करके इसका लिख लेता हूँ बच्चों वैल्यू 0.68 इंटू कर लेते हैं इसको 4000, यह है 0.68313 और इसको मल्टीप्लाई करके 2732 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है। 2732, इज देयर एनी ऑप्शन, 2732 तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्या ये आंसर करेक्ट है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। यस, दिस आंसर इज करेक्ट। सो 2732 मतलब हमारा ये वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इतना आ जाएगा। सो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो comes out to be this। सो ये थे बच्चों आज के हमारे क्वेश्चंस। सो कैसा लगा बच्चों ये वाला वीडियो, जिसमें मैंने 10 वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को थ्रू क्वेश्चंस रिवाइज करवाए ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इन योर अपकमिंग एग्जाम।
जेई मेन को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस कवर किए गए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जेई मेन पीवाईक्यूज, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। ऐसे ही और क्वेश्चंस आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें ज्यादातर नए कॉन्सेप्ट कवर होंगे, या इन कॉन्सेप्ट में और जो वेरिएशन हो सकता है वो मैं कवर कराऊंगा। लेकिन धीमे धीमे, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से इस तरीके के वीडियो से आप लोग जो है जेई मेन के लिए तैयार हो जाओगे। जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन आप कर पाओ, ये मेरी कोशिश है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, बट आप उनका थोड़ा भला कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप उन तक पहुंचा के। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।